स्मार्ट सिटीज बड़े पैमाने पे देश में एक जाल की तरह बिछाए जाए। इस इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज टाउनशिप्स इस देश के अलग अलग राज्यों में अब शुरू हो गई हैं, हो जाएंगी। 8 शुरू हो गई हैं, 12 और जल्द शुरू हो जाएंगी। 50 से 70 लाख और नौकरियों का साधन ये हमारे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज जो आज कैबिनेट ने अप्रूव किए, इसमें खड़े होने की संभावना है। हम सब जानते हैं कि अगर देश को विकसित देशों की श्रेणी में आना है तो अवश्य उसमें आत्मनिर्भरता भी जरूरी है, उसमें उत्पादन भी जरूरी है कि जो हमारे देश की ज़रूरतें हैं वो भारत में बने। उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बहुत अवश्य होता है कि निर्यात में भी हम अपना परचम फैलाएं और निर्यात में किस प्रकार से भारत जो $2 ट्रिलियन का हमने एक इंटरमीडिएट लक्ष्य अगले 6 साल में 2030 तक जो $2 ट्रिलियन का लक्ष्य, जिसमें $1 ट्रिलियन उत्पादन होगा, $1 ट्रिलियन सेवा के क्षेत्र में होगा, इसको भी पूरा करें। तो अगर हमें देश के युवा युवतियों की आशा अपेक्षाओं को पूरा करना है, देश के युवा युवतियों को नए रोजगार के अवसर, नए व्यापार उद्योग के अवसर देने हैं, उद्यमी बनाना है, स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है, हमारी बहनों महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ना है, तो देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल मिले, उसमें गति आए, ये अति आवश्यक है। और उसको मद्देनज़र रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बड़े पैमाने पे देश में एक जाल की तरह बिछाए जाए। आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जब बनाया था तो पूरे विश्व में एक पहचान बनी भारत की कि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में, देश के चारों कोने एक दूसरे से जुड़ गए हैं। आज देश के अलग अलग विभागों में भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को मिल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इसी प्रकार से देश के कोने कोने को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी बढ़ाना, सोच बदलना, एक देश की सोच, एक देश की कल्पना को और प्रस्थापित करना। और ये सिर्फ आर्थिक नहीं, लगभग हर संभव विषय में देश को जोड़ना, देश की एकता अखंडता को सुरक्षित रखना, देश में जो लाभ पहुंचता है वो कोने कोने तक पहुंचे, फिर वो चाहे रोजमर्रा की जरूरत है क्यों ना हो। आखिर अगर अनाज हमें कोविड के समय भी पहुंचाना था देश के कोने कोने तक, तो जो का तू पहुंचा। और हमें गर्व है भारत को कि दुनिया आज पहचान भारत की बना चुकी है कि पूरे कोविड में जब दुनिया सोचती थी भारत में तो बड़ी समस्या होगी, एक व्यक्ति को रात को भूखा नहीं सोना पड़ा। फिर चाहे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, मैं कल ही आया हूँ सिंगापुर से, अमेरिका जाओ, यूरोप जाओ, दुनिया के कोई विकसित देश में जाओ, भारत का डिजिटल कनेक्टिविटी शायद दुनिया में सबसे बेहतरीन है। बिजली का क्षेत्र देख लो, किसने सोचा था घने जंगलों में, पहाड़ों के ऊपर, रिमोट एरियाज में, बॉर्डर विलेजेस में बिजली पहुंचेगी। मोदी जी ने कहा पहुंचानी है तो हर गांव हर घर तक पहुंचेगी और कोई पीछे ना रह जाए। तो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र में पूरे देश को जोड़ते हुए हर संभव कदम उठाया गया कि सब जगह पहुंचे। आज तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, जनधन अकाउंट के 10 वर्ष पूरे हुए। ये 10 वर्ष की गाथा जिसमें आज 53 करोड़ बैंक अकाउंट, जनधन के 0 डिपॉजिट अकाउंट आज देश में खुले हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, माननीय वित्त मंत्री ने और 3 करोड़ अकाउंट खोलने का इस साल निर्णय लिया। अब
मुझे पता नहीं आप लोगों में कितना इसकी चेतावना जागृत हुई है कि ये कितना महत्वपूर्ण निर्णय था जो अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जी ने लागू किया। क्योंकि अगर जनधन अकाउंट के माध्यम से हर घर और अब तो लगभग हर नागरिक का अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं होता, तो ये जो कल्पना से बाहर काम हुए हैं 10 वर्ष में, ये शायद नहीं हो पाते। आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 35 लाख करोड़ रुपए पहुंचाना बिना भ्रष्टाचार, बिना बिचौलिए, पारदर्शी तरीके से हर लाभार्थी तक, ये संभव नहीं होता। इतने बड़े पैमाने पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज का भारत में लागू होना और उसके माध्यम से भारत एक विश्व ताकत बन जाए और भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजीज दुनिया की ईर्ष्या का कारण बने, ये जनधन खातों के बगैर हो नहीं सकता। पर प्रधानमंत्री जी स्वयं मॉनिटर करके, और ये मैंने मेरे बीट जर्नलिस्ट को तो पता है, मैंने कई बार बताया भी है, कैसे प्रधानमंत्री जी रोज सुबह 9 बजे, रोज सुबह अगस्त 2014 से जनवरी तक जो पहला चरण था, रोज सुबह मॉनिटर करते थे आज कितने खाते खुले, कहाँ पे अच्छा चल रहा है, कहाँ कमजोर है, जहाँ अच्छा चल रहा है उनको प्रोत्साहन देना, जहाँ कमजोर है उनकी समस्या समझ के उनको बढ़ाना। तो एक प्रकार से सरकार की पहचान रही है कि पूरे देश में बहुमुखी विकास हो। ये मैं इससे परिप्रेक्ष्य दे रहा हूँ कि आज का निर्णय एक बहुत अहम कड़ी इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। देश के कोने कोने में जब इंडस्ट्रियल सिटीज बनेंगी, स्मार्ट सिटीज बनेंगी, और जो 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हमने निर्धारित किए हैं, वो एक प्रकार से गोल्डन क्वाड्रिलैटरल की तरह पूरे देश को कवर करते हैं। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब एक एक कॉरिडोर में राज्य सरकारों से वार्तालाप करके, विचार विमर्श करके हम इंडस्ट्रियल सिटीज या मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब्स या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स खड़े कर रहे हैं। और ये जो जाल अब बिछ रहा है, अभी तक 4 प्रोजेक्ट्स तो बहुत तेजी से लग चुके हैं, 4 पे काम शुरू हो गया है, और आज माननीय वित्त मंत्री ने 2 प्रोजेक्ट और कैबिनेट ने 10, ऐसे 12 और प्रोजेक्ट्स तय करके, अप्रूव करके 20 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, टाउनशिप्स इस देश के अलग अलग राज्यों में अब शुरू हो गई हैं, हो जाएंगी। 8 शुरू हो गई हैं, 12 और जल्द शुरू हो जाएंगी। इन सभी 20 प्रोजेक्ट्स की जमीन निक के हाथ में है। आज के 12 प्रोजेक्ट्स में 28,602 करोड़ रुपए का निवेश होना, फर्स्ट स्लाइड, और लगभग 10 लाख लोगों को सीधा नौकरी मिले, और इनडायरेक्ट नौकरी के अलग अलग अनुमान होते हैं। कोई इकोनॉमिक अर्थशास्त्री कहते हैं कि 3 गुना, कोई 5 गुना, कोई 7 गुना, अलग अलग होते हैं। तो मुझे लगा कि सिद्धार्थ जी कुछ उल्टा सीधा लिखें, उसके पहले मैं लोएस्ट फिगर ले लूँ 3 गुना। तो 3 मिलियन 30 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स ही हमने दिखाया यहाँ पे। पर आप भी मानेंगे कि लगभग एक फैक्ट्री आती है, एक यूनिट आती है, उसके इर्द गिर्द स्मॉल स्केल यूनिट्स आती हैं, ढाबे खुलते हैं, होटल खुलते हैं, टैक्सी चलती है, हवाई जहाज जाते हैं, ट्रेन आती है, दुनिया भर का एक इकोसिस्टम खड़ा, घर बनते हैं, उसमें लोग लगते हैं, ऑफिसेज बनते हैं। तो एक प्रकार से एक बड़ा इकोसिस्टम हर इस टाउनशिप के अंदर भी और बाहर भी खड़ा होके शायद 50 से 70 लाख और नौकरियों का साधन ये हमारे 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज जो आज कैबिनेट ने अप्रूव किए, इसमें खड़े होने की संभावना है। इसी के साथ साथ बड़े कंजर्वेटिव रूप में 1.5 लाख करोड़ का निवेश, और मैं कंजर्वेटिव इससे कह रहा हूँ कि 12 पार्क्स में लगभग 26,000 एकड़ हैं। 26,000 एकड़ में हमने तो सिर्फ 10 लाख जॉब्स और 30 से 50-70 लाख तक इनडायरेक्ट जॉब्स का अनुमान लगाया है, और 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। पर अगर आप आगे की एक स्लाइड में जाएं, जरा इसको टेक इट टू फॉरवर्ड स्लाइड,
जो एग्जिस्टिंग 4 है ना, नहीं, टेक इट टू स्लाइड 18, 18 स्लाइड पे लेके जाओ। मैं इससे इस स्लाइड को आपको पहले दिखा रहा हूँ, स्लाइड 18 और आगे, और आगे। हाँ, अब ये स्लाइड देखिए, अभी तक हमने सिर्फ 3,380 एकड़ ये 4 इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स में अलॉट किए हैं, ठीक है। अब कितने अप्रूव हो रहे हैं? 26,000। 3,500 एकड़ में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल 1,72,000 करोड़ का है। तो आप कल्पना करिए कितना कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके सरकार चल रही है। स्वाभाविक है, कुछ टाउनशिप में बड़ा निवेश आएगा, कुछ में शायद छोटा लघु उद्योग या छोटे यूनिट्स, लेबर इंटेंसिव यूनिट्स ज्यादा आएंगे। हर एक टाउनशिप की अपनी अपनी विशेषता होगी। लेकिन आप ये भी देखेंगे, एक गुजरात में है, एक महाराष्ट्र, एक यूपी और एक मध्य प्रदेश। तो एक बड़ा फेयर मिक्स है, 2 एडवांस और इंडस्ट्रियल स्टेट्स, 2 स्टेट्स जहाँ औद्योगिक विकास कम है। उसके बावजूद 3,500 एकड़ में 1,72,000 करोड़ निवेश कमिट हो चुका है और 80,000 डायरेक्ट जॉब्स कमिट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर इससे आप अगर अनुमान लगाएं तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा निवेश आने की संभावना 26,000 एकड़ में, यानी लगभग 20 गुना है। कितना बड़ा निवेश आने की संभावना है, कितनी ज्यादा नौकरियों की संभावना है, रोजगार की, स्टार्टअप्स की, कारोबार की, व्यापार की संभावना है। गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड। हम जो प्रोजेक्ट्स आज अप्रूव कर रहे हैं, तो एक प्रकार से वो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के तरह, एक माला की तरह, बीड्स ऑन अ नेकलेस एज आई कॉल देम। अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट सभी जगह, नॉर्थ में आज हमने राजपुरा, खुरपिया और आगरा और जोधपुर, पाली क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। ईस्ट में देखेंगे तो प्रयागराज और गया, साउथ में देखेंगे तो ओरवक्कल, कोप्परती और पलक्कड़ और जहीराबाद, 4 किए हैं। 2 आंध्रा में, एक केरल में, एक तेलंगाना में, और पश्चिमी क्षेत्र में देखेंगे तो दिघी। ऐसे करके नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सभी जगह है। ये भी आपके ध्यान में आएगा कि जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जिसमें जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, इन क्षेत्रों पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। ये अलग बात है कि पिछली सरकारों ने हमें उड़ीसा में ज़मीन अभी तक नहीं उपलब्ध कराई, या पश्चिम बंगाल तो बात भी नहीं करता है। पर आज ही कैबिनेट अप्रूवल के तुरंत बाद मेरे भाई धर्मेंद्र प्रधान जी मेरे पास आए। उन्होंने कहा अब उड़ीसा में भी अगला निकनिक का इंडस्ट्रियल टाउनशिप होना चाहिए, सरकार बदल गई है, अब हम ज़मीन आपको उपलब्ध करा देंगे। तो उड़ीसा ऑलरेडी आ गया है, हो सकता है आगे चल के अब यही स्थिति पश्चिम बंगाल में भी हो जाए। तो ये दर्शाता है कि जहाँ जहाँ राज्य हमारे साथ जुड़ जाते हैं, वहाँ वहाँ केंद्र सरकार 4 कदम आगे जाके उनके साथ मिलके औद्योगिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ये सब प्रोजेक्ट्स में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री की गति शक्ति का जो एक डिजिटल सैटेलाइट के माध्यम से बनाया हुआ टेक्नोलॉजी है, उससे इन सब प्रोजेक्ट्स की स्टडी करी गई है, मैपिंग करी गई है। थोड़ा आगे 1-2 मैं एग्जांपल्स भी दूंगा। और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको दिमाग में रखते हुए कि लोग अपने घर से काम तक चल के या साइकिल पे भी जा सके, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम्स क्रिएट करना, सस्टेनेबल सिटीज़ बनाना और रीजनल डेवलपमेंट को बैलेंस रखना, ये सब हमारे लक्ष्य रहे हैं। और इसी से हम समझते हैं कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भारत का योगदान बढ़ेगा
और भारत में निवेशकों को ज़मीन सरलता से, आसानी से और तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में हम ध्यान देते हैं। प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पानी अच्छा हो, पोर्टेबल हो, ड्रिंकिंग वाटर, और गार्डनिंग और टॉयलेट्स के लिए रिसाइकल वाटर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से, 24 घंटा रिलायबल पावर सप्लाई उपलब्ध हो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। हम एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेके साथ में इंडस्ट्रियल प्लॉट देते हैं, तो बेसिक एनवायरनमेंट क्लियरेंस पूरे एरिया का हम करने के बाद ही प्लॉट्स अलॉट करते हैं, तो एक बड़ा जो डिले होती है प्रोजेक्ट लगाने में वो कम हो जाती है, फास्टर। और ये 12 के 12 प्रोजेक्ट्स में हमारे पास एनवायरनमेंट क्लियरेंस हाथ में, तो उससे प्रोजेक्ट लगाने वालों को, निवेशकों के लिए रास्ता सरल हो जाता है। मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, हर पार्क पे रेलवे की कनेक्टिविटी, इनलैंड कंटेनर के माध्यम, इनलैंड कंटेनर टर्मिनल या रेलवे के माध्यम से या पोर्ट नज़दीक होने के माध्यम से पोर्ट कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, सबको देखा जाता है। वॉक टू वर्क मैंने बताया। गैस पाइपलाइन जहाँ जहाँ पे अभी नहीं है उधर हम प्रोत्साहित कर रहे हैं गैस कंपनीज को पाइप गैस मिले वहाँ। एनवायरनमेंट क्लियरेंस सबका है 12 की 12, और पहले 820 के 20 का एनवायरनमेंट क्लियरेंस देके ही हम जमीन देते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस, वहाँ क्षेत्र की जो जो अप्रूवल्स है वो सिंगल विंडो क्षेत्र में मिलती है, और राष्ट्रीय स्तर पे जो अप्रूवल्स है वो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सब अप्रूवल सरलता से मिले। पूरा जो ज़मीन का मैनेजमेंट सिस्टम है वो इंटरनेट के माध्यम से ई लैंड मैनेजमेंट सिस्टम है। जो एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं, जो पहले प्रोजेक्ट लगाते हैं, कोई बड़ी यूनिट जिसके इर्द गिर्द और लोग आए निवेशक, उनको हम डिस्काउंट भी देते हैं। पेमेंट टर्म्स फ्लेक्सिबल रखे हैं, किसको पूरा अपफ्रंट देना है उसको सस्ती मिल जाती है, किसको 2 साल 4 साल, अलग अलग 5 साल लंबा भी मैंने कहा है पेमेंट टर्म्स हम ऑफर करेंगे। तो हर एक व्यक्ति को टेलर मेड पेमेंट टर्म्स हम देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सब एप्लीकेशंस और अप्रूवल्स ऑनलाइन है, पारदर्शी तरीके से हैं, बिना भेदभाव के। सिटी प्लानिंग इंटीग्रेटेड रूप में किया जाता है। वहाँ के जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे लोगों को क्वालिटी लाइफ मिले। टेलीकॉम और ऑप्टिकल फाइबर केबल की कनेक्टिविटी हो, और जो केंद्र सरकार की जहाँ अब उपलब्ध हो जैसे सेमीकंडक्टर में या पीएलआई स्कीम में, या राज्य सरकारों की जो जो इंसेंटिव और सब्सिडी स्कीम है वो सभी को इन पार्क्स में मिलती है। और प्लॉट के साइज भी हम टेलर मेड करते हैं टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच कंपनी।